दोस्तों नमस्कार। 543 लोकसभा की कुल सीटें हैं। इसमें से 300 लोकसभा की सीट भारत के ग्रामीण इलाकों में पड़ती है, यानी यहां पर ज्यादातर वोटर ग्रामीण हैं और संयोग से जो सांसद चुने जाते हैं, जब वो पर्चा भरते हैं तो अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि का जिक्र उसमें करना पड़ता है। और 265 सांसद 2019 में जब संसद में पहुंचे तो उन्होंने लिखा वह किसान परिवार से आते हैं। यानी इस देश के भीतर में सबसे ज्यादा तादाद जो सांसदों की है वो किसान परिवार से जुड़े हुए लोगों की है, यानी राजनीतिक प्लेयर की है। ऐसा नहीं है इसमें कोई बड़ा परिवर्तन आ गया हो। यह परिवर्तन सबसे बड़ा 1991 के बाद आया। 1991 से पहले इस देश के भीतर तकरीबन 380 सांसद किसान परिवार से जुड़े हुए होते थे। लेकिन उसके बाद इस देश के भीतर इकोनॉमिक रिफॉर्म का आना, बाजारवाद का आना, पूंजीवाद धीरे धीरे पैर पसारते चला गया, भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, इस देश का बिजनेसमैन आगे बढ़ने लगा, कॉरपोरेट सेक्टर मल्टीनेशनल होकर इस देश में छाने लगे और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पहचान बनाने लगे। लेकिन बावजूद इसके दो सवाल अनसुलझे से इस देश के सामने रह गए। पहला सवाल तो यह था कि जब इस देश में बाजारवाद आया तो ऐसा नहीं है कि भारत का माल दुनिया के बाजार में छा गया हो, हुआ उल्टा। इस दौर में यानी 2024 में जब आप खड़े हैं तो आज भी किसानों के जरिए जो उत्पादन होता है और उस उत्पाद का दुनिया के बाजार में बिकना कहीं ज्यादा पहले की तुलना में बढ़ चुका है, जबकि बाकी माल उस रूप में बढ़ा नहीं जो उद्योग से निकलते, यानी किसानी इस देश की जड़ों में आज भी समाई हुई है। सवाल सबसे बड़ा यही है कि अगर एक मैसेज किसानों के बीच ये चला जाए कि सरकार किसान विरोधी है या किसान के साथ खड़ी नहीं होती है, तब क्या होगा? यह सवाल अपने जहन में रखिएगा। यह पहला सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल, इस देश के भीतर में धीरे धीरे महिलाओं को मुख्यधारा में लाने का जो प्रयास अलग अलग राज्यों के चुनाव में हुआ, उसकी छाप जब संसद के भीतर मौजूदा मोदी सरकार ने महिला आरक्षण को पास किया, लेकिन उसकी मियाद बता दी कि अभी उसमें लगभग 10 बरस और लग जाएंगे। इस देश में महिलाओं के साथ जुड़े होना और महिलाओं की सुविधा और रियायत के लिए राजनीतिक ऐलानों को करते चले जाना, इसका लाभ और बहुत लाभ कई राज्यों में हुआ है। सबसे बड़ी पहचान नीतीश कुमार की है, जिनके साथ महिलाएं साथ खड़ी हो गई, चाहे वो शराबबंदी का मसला हो, चाहे लड़कियों को साइकिल देने का जिक्र हो। और इस देश के भीतर में अलग अलग राज्यों में जो महिलाओं को इस दौर में 1-1 हजार रुपए देने का जिक्र हो रहा है, यहां तक कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिख दिया कि जो भी गरीबी परिवार इस देश के भीतर होगा उसमें वहां की सबसे जो बुजुर्ग महिला होगी उनके खाते में हर बरस 1 लाख रुपए चले जाएंगे। यानी दूसरा बड़ा वोटर इस देश के भीतर महिलाओं को लेकर है। और अगर महिलाओं के भीतर यह सवाल आ गया कि सरकार उनकी रसोई को महंगी कर रही है, राहत नहीं दे रही है, यह हो सकता है इस दौर में उज्ज्वला योजना का जिक्र आप समझ रहे होंगे। राहत और रियायत तो हर पॉलिटिकल पार्टी देती है, लेकिन सवाल परसेप्शन का है। तो किसानी के बाद दूसरे बड़े वोटर के तौर पर इस देश में महिला तबका खड़ा है, क्योंकि इन दोनों को लेकर कोई ऐसा आंदोलन इस देश में हुआ नहीं जहां पर राजनीतिक दल ये मानकर चलें कि ये उनके वोटर हैं। इस देश में मंडल की राजनीति से ओबीसी की राजनीति किस रूप में उत्तर बिहार में छा गई, उत्तर प्रदेश और बिहार के भीतर, यह भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। अगला सवाल यह है कि इस दौर में कमंडल की राजनीति भी हर किसी ने देखी और बार बार हिंदुत्व का आसरा या धर्म और आस्था का सवाल, उसके जरिए वोटरों का ध्रुवीकरण, यह भी हर किसी ने परखा है। तो जो वोट बैंक की राजनीति थी, क्या 2024 आते आते उसकी उम्र पूरी हो गई? आज सबसे बड़ा सवाल यही है। और जब यह सवाल बड़ा है तो अगला सवाल यह भी होगा, तब सत्ता के सामने वह कौन सी मुसीबत है जिसको लेकर उसके भीतर एक घबराहट है। सबसे बड़ी घबराहट तो इस बात को लेकर मौजूदा सरकार में है कि विपक्ष लापता सरीखा है। लापता सरीखा का मतलब उसके प्लेयर्स चुनाव लड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं।
तब ऐसे में किसी भी राजा को इस बात का डर लगता है कि एक बड़ा वैक्यूम या एक बड़ी शून्यता अगर समा गई राजनीति के भीतर, तो ऐसे में जनता अपने सवालों को लेकर कहीं खुद खड़ी तो नहीं हो जाएगी। और यह सवाल आज देश के भीतर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से पनप भी रहा है। सवाल यह नहीं कि इसके जरिए क्या इस देश की सत्ता पलटी जा सकती है, सवाल तो इस दौर में राजा के डर का है। और ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी ने कई रोड शो किए। दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश का जिला है। उस गाजियाबाद शहर में जहां पर प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे थे, वो प्रधानमंत्री के घर से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर है। 35 से भी कम होगा, आप कह सकते हैं 30 किलोमीटर की दूरी पर है। इतनी कम दूरी पर एक रोड शो होता है। उस रोड शो में लोगों की मौजूदगी नहीं के बराबर होती है। हालांकि कुछ स्पॉट्स पर लोग नजर आते हैं, उन तस्वीरों को प्रधानमंत्री ट्वीट भी करते हैं, यानी एक्स पर भेजते हैं। लेकिन जो नजर आ रहा था, खाली सड़कें, वो डराने वाली किसके लिए है? और क्या वाकई अगर विपक्ष के तौर पर कोई नेता ना रहे तो ऐसे में सत्ता घबराने लगती है, डरने लगती है? क्योंकि गाजियाबाद में जो शख्स विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े मार्जिन के साथ समूचे उत्तर प्रदेश में जीता, उसको कैंडिडेट बनाया गया गाजियाबाद में लोकसभा चुनाव का बीजेपी के जरिए, और हटाया गया जनरल साहब को, जनरल वीके सिंह। लेकिन दूसरी तरफ कोई आपको ऐसा प्लेयर दिखाई नहीं देगा। समाजवादी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं है, कांग्रेस की कैंडिडेट है, लेकिन वह कितने वोट पा पाएंगी, वह तो पार्षद का भी चुनाव जीत पाए या नहीं जीत पाए, उसमें भी डर लगता है। लेकिन सवाल तो यही होता है कि अगर जनता मुद्दों को लेकर खड़ी हो गई और विपक्ष की किसी नेता की गैर मौजूदगी है, तब क्या होगा? हमें लगता है एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए पहले आप, तब आप समझ पाएंगे कि आखिर ये ऐसा परसेप्शन धीरे धीरे क्यों बनने लगा है कि यह जनता और सरकार के बीच का चुनाव तो नहीं है। इसमें विपक्ष कहीं मायने कोई रखता भी है कि नहीं रखता है। इस छोटे से हिस्से को देखिए, इसमें कुछ हिस्सा आपको प्रधानमंत्री हाथ में कमल, अपने जो पार्टी का चुनाव चिन्ह है, वह भी लिखे हुए दिखाई देंगे, और कुछ पॉकेट्स में आपको बहुत भीड़ भी दिखाई देगी। लेकिन वीडियो बहुत चीजों को बहुत साफ करता है, तो पहले इसे देखिए। जय श्री राम। तो क्या रोड शो करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी को यह नजर आने लगा कि जनता कहीं इस चुनाव में बहुत साइलेंट तरीके से कूद तो नहीं रही है? क्योंकि विपक्ष तो लापता है। और यह भी सच है कि दूसरी तमाम सरकारों से अगर आप मौजूदा मोदी सरकार की तुलना भी कीजिएगा, तो आप हैरत में पड़ जाएंगे कि मनमोहन सिंह की सरकार हो, अगर मनरेगा को आप छोड़ दीजिए, या फिर इस देश के भीतर जो मिड डे मील शुरू किया गया था, अगर इन दोनों को माइनस कर दीजिए, तो जो भी योजनाएं इस दौर में सरकार ने शुरू की, उसके दायरे में चाहे वो मुद्रा योजना का हिस्सा हो, चाहे किसान सम्मान निधि का हिस्सा हो, चाहे जो खातों में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का पैसा जिस रूप में हो रहा हो, अगर उज्ज्वला योजना का जिक्र कर लीजिए, किसी भी योजना को जब आप जिक्र करेंगे तो आप जानकर हैरत में आ जाएंगे कि इस देश के भीतर 35 करोड़ लोग से तो सरकार सीधे जुड़ी हुई है। अब 35 करोड़ लोग से अगर सरकार जुड़ी हुई है, बावजूद इसके इस बार रोड शो में लोग क्यों नहीं हैं, और जो हैं वो मैनेज तरीके से क्यों लग रहे हैं?
और उन्हें क्या लाया गया है और लोग अपने तरीके से बाहर निकलकर नहीं आ रहे हैं, तो क्या यह 10 साल की सत्ता को लेकर एक ऊब की स्थिति है, या फिर 10 साल की सत्ता के सामने इस दौर में कोई है ही नहीं, तो फिर जनता क्यों पहुंचे? यह तीसरा सवाल है कि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की चकाचौंध बार बार दिखाई जा रही है और वो मौजूदा वक्त में जमीन पर नजर नहीं आती है, तो जनता निकले क्यों? यह सवाल इस दौर में, चुनावी प्रचार के दौर में, इसलिए बड़ा है क्योंकि इसकी घबराहट सरकार के माथे पर शिकन लाती है। और इसकी घबराहट जब शिकन लाएगी तो विपक्ष, ऐसा नहीं है कि वो सक्रिय हो जाएगा, विपक्ष इस बात को समझने तो नहीं लगा है कि अगर उसकी मौजूदगी जगह जगह नजर आने लगेगी तो उसके अपने उम्मीदवार भी कोई दूसरे ग्रह से उतरकर नहीं आए हैं, वह भी तो उसी समाज के बीच से निकले हैं। और यह सवाल अगर आप ध्यान दीजिए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जिसको जाटलैंड कहा जाता है या किसानों के गढ़ के तौर पर जिसकी पहचान है, इस जाटलैंड के भीतर आरएलडी की मौजूदगी मायने रखती है। लेकिन अगला सवाल कोई भी पूछेगा, सहारनपुर में कल प्रधानमंत्री की रैली थी, मंच पर वहां पर जयंत चौधरी का चेहरा भी चस्पा था, लेकिन बावजूद इसके मेरठ से प्रधानमंत्री ने जब मुनादी की, चुनाव प्रचार की, तो वहां जयंत चौधरी पहुंचे, लेकिन वह सहारनपुर नहीं पहुंचे, बिजनौर नहीं पहुंचे। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के दोनों की रैलियों में उनकी गैर मौजूदगी थी। और फिर अगर आप पूरे पन्नों को वापस पलटिएगा तो जिस वक्त राहुल गांधी अपनी यात्रा, न्याय यात्रा निकालकर पहुंचे थे इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भीतर और इस बागपत के इलाके से गुजर रहे थे और सहारनपुर के इलाके से गुजर रहे थे, तो वहां पर आरएलडी के बहुत सारे कार्यकर्ता हाथों में आरएलडी का झंडा लिए हुए शरीक हो गए थे उस न्याय यात्रा में। यानी मैसेज किसानों के बीच और जाट के बीच यह तो जरूर है कि जिस देश के भीतर में किसानों को लेकर सरकार ऐसे नियम कायदे ले आए जहां किसानों को घाटा होने लगे, तो फिर वो कैसे खड़े होंगे? और अगर चौधरी चरण सिंह जी को इस देश का सबसे बड़ा सम्मान देने के बाद क्या आरएलडी शामिल हो जाए तो जनता भी शामिल हो जाएगी? यह सवाल आज की तारीख में शायद जाटलैंड के भीतर है और यह सवाल कहीं ना कहीं आरएलडी के भीतर भी है। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, वह बीजेपी के साथ ही खड़े होंगे, क्योंकि इस दौर में एक के बाद एक 172 उम्मीदवार तो ऐसे निकल कर आए जो छोड़कर चले गए इस देश के भीतर, चाहे वह एमएलए के तौर पर हो या सांसद के तौर पर हो, बीजेपी में शामिल हो गए। फिर कौन दोबारा लौट के आएगा? तो सवाल यह नहीं है, सवाल इस देश के भीतर में पहली बार चुनाव विपक्ष की राजनीति नहीं बल्कि जनता की जरूरतें और उनके भीतर के सवालों का अगर हो गया तब क्या होगा? और शायद यही वो वजह है जिस वजह से इस दौर में प्रधानमंत्री मोदी भी चाहते हैं कि कम से कम इंडिया का जिक्र तो हो। और यह भी पता है कि दरअसल बीजेपी के साथ एक तमगा हिंदुत्व का लगातार जुड़ा रहता है, तो हिंदुत्व के आश्रय क्या इस देश में वोटों का ध्रुवीकरण संभव है? और अगर हिंदुत्व या आस्था के सवाल या अपनी सांस्कृतिक जड़ों को लेकर सवाल को उठाया जाए तो क्या वोटर एक झटके में नए तरीके से 2024 के चुनाव में वोट देने के लिए जो खड़ा हो रहा है वो पारंपरिक परिस्थिति में एक बार फिर आकर खड़ा हो जाएगा? ये सवाल तो है। लेकिन ऐसे होने के बावजूद भी आपको इंडिया की चर्चा तो बार बार करनी ही पड़ेगी। तो इंडिया की चर्चा के बगैर प्रधानमंत्री मोदी का कोई भाषण आप सुन नहीं पाएंगे। दो परिस्थिति में इस दौर में लगातार प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। एक, मैं 24/7 यानी 24 घंटे लगातार इस देश के लिए काम करते रहता हूं, और उन्होंने मुहावरा जड़ा है उसके बाद 24x7 यानी 2047 तक करते रहूंगा। और उसके बाद अगला सवाल था कि इंडिया इस दौर में क्या कर रहा है, उसके कौन से नेता क्या कर रहे हैं, उनके भीतर झगड़ा चल रहा है। कोई बोलता है हमको प्रधानमंत्री के लिए आप नाम आगे ले आइए तभी हम प्रचार करने आएंगे। ये सारी बातें कौन कह रहा है? प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं। और होते होते आज जब वह नवादा में थे तो वहां उन्होंने आस्था के सवाल को इस रूप में खड़ा किया जहां पर अयोध्या और राम मंदिर का जिक्र कम, बल्कि इंडिया गठबंधन और उसका जो पूरा परसेप्शन इस दौर में कौन सा अयोध्या को लेकर बन जाए, उस दिशा में उन्होंने चीजों को रखने की कोशिश की। यानी चर्चा हर हाल में इंडिया की होती रहे। इनकी क्या दुश्मनी है इस देश के लोगों से, इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से, इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से,
उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। क्या ये शोभा देता है क्या? शोभा देता है क्या? इतना ही नहीं, इनके मन में इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी के कुछ लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आ गए तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। जरा रामनवमी आ रही है, ये पाप करने वालों को भूलना मत भाइयों बहनों, भूलना मत। दरअसल प्रधानमंत्री जिक्र इसलिए करना चाहते हैं कि चुनाव के वक्त ऐसा ना लगे कि एक तरफ वाकई 400 पार का नारा है, यानी इतनी बड़ी जीत बीजेपी के साथ जुड़ रही है और ऐसे में विपक्ष है ही नहीं, तो विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में ना हो तो क्या होगा। और जनता, और वह भी उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता, तो इसमें बड़ी माहिर होती है राजनीतिक तौर पर। और खुद प्रधानमंत्री चाहते हैं कि वो जब इंडिया का जिक्र करें तो इंडिया की तरफ से प्रतिक्रिया भी तुरंत आनी चाहिए, जनता के तौर पर नहीं बल्कि नेता के तौर पर आनी चाहिए। और हुआ भी यही। नवादा में जिक्र हो रहा था इंडिया का, उसके साथ अयोध्या का जिक्र हो रहा था, और पटना में तेजस्वी यादव इस जिक्र का जवाब देने से चूके नहीं, तो उन्होंने इस प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया दे डाली। प्रधानमंत्री को ये सब बोलना चाहिए। क्या सबूत है भाई? क्या बात? हम और आप हिंदू नहीं है। मेरे घर में मंदिर है, आप लोग पूजा नहीं करते हैं। दिखाने वाली बात है क्या? क्या विरोधी है? भाजपा के लोग अपने आप, जितना भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहा है क्या? उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ। तो भाजपा के लोग अपना तुलना जो है भगवान से ना करें। भगवान सब देख रहा है और सबको वहीं जाना है। भगवान फिर न्याय जब करेंगे तो इन लोगों को बुझा जाएगा। अपने आप को भगवान से तुलना ना करें। इसका एक मतलब तो साफ है कि भारत में चुनाव के वक्त कोई बड़ा मुद्दा इस रूप में उभर कर ना आ जाए जो जनता की नब्ज से जुड़ा हुआ हो, और राजनीतिक तौर पर उस मुद्दे के आश्रय इस देश का चुनाव उसी दिशा में बढ़ जाए। पारंपरिक मुद्दों को बकायदा अगर इस दौर में बीजेपी उछाल रही है, पारंपरिक मुद्दों का जवाब देने के लिए अगर इंडिया गठबंधन तैयार बैठा है, तो यह तो पहली जीत बीजेपी की यहीं पर हो गई। लेकिन दूसरी तरफ अगर इंडिया अपने मुद्दों के आश्रय और जनता से खुद को जोड़कर आगे बढ़ता है तो फिर बीजेपी की स्थिति नाजुक हो जाती है। और शायद यही वो वजह है जहां पे राहुल गांधी एक बड़ी चुनौती के तौर पर 2024 के चुनाव में आकर खड़े हो गए हैं। वो जान रहे हैं कि इस देश के भीतर का सांसद हो या फिर राज्यसभा का सदस्य ही क्यों ना हो, वो विधायक के तौर पर ही क्यों ना हो, और इस देश में किसी भी चुनाव से वह क्यों ना जुड़ रहा हो, लेकिन इस देश के मजदूर, किसान और रोजगार और महंगाई, इन 4 सवालों से वह रूबरू अपने सामान्य जीवन में होता ही होगा। इसीलिए राहुल गांधी जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो आर्थिक तौर पर है, और जिसका जिक्र हमने शुरू में कहा कि किसान शब्द जहन में रखिए, महिला शब्द जहन में रखिए। किसानों को अपनी लागत कम से कम मिलनी चाहिए, मुनाफे के तौर पर हो या ना हो। एमएसपी का जिक्र इसीलिए कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में किया, और उस एमएसपी पर बीजेपी ही नहीं, पूरे एनडीए गठबंधन के किसी भी राजनीतिक दल ने बोलने की हिम्मत नहीं की। मजदूरों को न्यूनतम आय कितनी मिलनी चाहिए? मनरेगा के मजदूर 200 के बदले अब 400 रुपए पाएंगे। ध्यान दीजिए, इस देश में जो भी सवाल अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए हैं उन सवालों पर मौजूदा सरकार चुप है। और ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन उन सवालों को उठा रहा हो। दरअसल राजनीतिक तौर पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी नेता के सरोकार जनता से कट जाते हैं, क्योंकि उसकी अपना जीवन जो होता है वो इतना शानदार होता है कि उसे जरूरत जनता की पड़ती ही नहीं, संसद के भीतर हो संसद के बाहर हो। राजनीतिक तौर पर उसकी अपनी जिंदगी की जरूरतें सामान्य तौर पर इस दौर में कानून से ऊपर उठकर पूरी होती चली जाती है, क्योंकि वो सांसद रह चुका है, वह विधायक है, वो कहीं पर मंत्री रह चुका है, वह किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। तो राजनीतिक तौर पर इस देश का जो क्लास है
उसके सरोकार इस दौर में जनता से कटते चले गए। और यह एक संयोग की बात है कि राहुल गांधी जनता के बीच गए और एक झटके में जो कांग्रेस इससे पहले जिन बातों पर ध्यान ही नहीं देती थी, एक झटके में उन्हीं बातों को वह सामने पटल पर लाने लगी। किसने सोचा था कि इस देश के भीतर में मंडल के बाद की राजनीति जिसने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया, उस मंडल की राजनीति को मंडल के रास्ते चलने वाले राजनीतिक दलों से कहीं ज्यादा तीखे स्वर राहुल गांधी के होंगे। किसने सोचा था इस देश के भीतर में जो मजदूर और किसानों के सवाल होंगे वह कांग्रेस उठा रही होगी। किसने सोचा था कि गरीबों से जुड़ी हुई मुश्किलें और गरीबों के साथ कांधे से कांधा लगाकर चलते हुए इस देश की राजनीति भी आगे बढ़ सकती है। इसीलिए आप ध्यान दीजिए तो राहुल गांधी के सवाल पहली बार कांग्रेस को उस भटकाव से दूर ले आए हैं जिसमें भटक कर अक्सर वह बीजेपी के अनुकूल खुद को कर लेती थी। इसीलिए कल जब वो तेलंगाना में मौजूद थे तो वो समझाने लगे कि इस देश के भीतर में महिला, वह भी गरीब महिला को अगर 1 लाख रुपए एक साल में कांग्रेस सत्ता में आने के बाद देगी तो इसके मतलब मायने क्या होंगे। में मोदी सरकार के आने के बाद करोड़ों लोग फिर से गरीबी में घुस गए हैं। इसीलिए हम एक नारी न्याय कानून लाएंगे। नारी न्याय हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार की एक महिला के बैंक अकाउंट में साल में 1 लाख रुपए डालेगी। ये क्रांतिकारी कदम है। इससे पूरे देश का चेहरा बदल जाएगा। आप सोचिए, हिंदुस्तान के सबसे गरीब परिवारों को कम से कम 1 लाख रुपया सीधा बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार देने जा रही है। इसका मतलब हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसकी आमदनी 1 लाख रुपए प्रति साल नहीं होगी। यह तो समझना होगा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान अभी भी विकासशील देश के तौर पर आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक की फाइल में भी नहीं है। तो विकसित देशों का नजरिया भी भारत को लेकर यहां पर जितनी बड़ी तादाद में गरीब हैं, उन गरीबों को लेकर बार बार जिक्र दुनिया के बाजार में होता है। यह अलग मसला है कि भारत के भीतर एक बड़ा तबका, उसके बाद बहुत पैसा है और संयोग से भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी है कि उस रईस तबके की जनसंख्या भी यूरोप के कई देशों को मात दे देती है। यानी असमानता का पैमाना भारत में जबरदस्त तरीके से है। लेकिन चुनाव के वक्त कभी भी असमानता का यह पैमाना गरीबों के आश्रय या इस देश में जो हाशिए पर पड़ा तबका है उसके जरिए अगर आंदोलन की शक्ल में खड़ा हो जाए तो सरकार कोई भी रहे, कितने भी पैसे के साथ खड़ी रहे, वो कोई मायने इस देश के भीतर रहेगी नहीं। और यही वो वजह है कि इस नब्ज को इससे पहले राजनीतिक तौर पर कभी कांग्रेस ने नहीं पकड़ा। पहली बार पकड़ा तो आरोप ये लगने लगे कि ये दरअसल वामपंथी राजनीति को पकड़ चुके हैं। सच ये है कि इस देश के भीतर में चाहे राम मनोहर लोहिया ही क्यों ना हो, चाहे जयप्रकाश नारायण ही क्यों ना हो, चाहे खुद नेहरू ही क्यों ना हो, या उस दौर के जो वामपंथी नेताओं की पूरी फहरिस्त है वही क्यों ना हो, सभी की नीतियों को लेकर अगर ध्यान दीजिएगा तो भारत की गरीबी की परिस्थिति और उसको बेहतर बनाने की दिशा की राजनीति भारत पर लगातार रूल करती रही है। और इसीलिए इस दौर में प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के जरिए जिस आंकड़े को रखना चाहा, वो आंकड़ा कहता है कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए। लेकिन सच क्या है? सच दरअसल जिन मापदंड के आश्रय अंतर्राष्ट्रीय तौर पर गरीबों को आंका जाता है उसमें भारत के भीतर गरीबी बढ़ी है। और गरीबी बढ़ी है इसीलिए प्रधानमंत्री 5 किलो मुफ्त अनाज जो 2028 तक दे रहे हैं, वो जान रहे हैं कि इन परिस्थितियों में जनता के भीतर के सवाल सामने नहीं आने चाहिए। आप प्रचार के तौर पर कुछ रखिए और राजनीतिक तौर पर चीजों को किसी नई दृष्टि में रखिए, जिससे इस देश में एक असमंजस की स्थिति उस तबके के भीतर रहे जो अगर सामूहिक तौर पर इस देश में किसी मुद्दे के आश्रय खड़ा हो गया तो फिर सरकार के लिए मुश्किल हो जाएगी। और खास तौर से तब जब इस देश में सवाल प्रमुख विपक्षी दल के तौर पर कांग्रेस कॉर्पोरेटाइजेशन का उठा रही हो,
इस देश के भीतर में रईसों को दिए जाने वाले पैसे का जिक्र हो, इस देश में आम लोगों का पैसा जो बैंकों में जमा है, उस बैंक में जमे पैसे की लूट किस रूप में बड़े बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट और कॉरपोरेट ने की है, ये सारे सवाल हैं। और इन सवालों से डर रही है मौजूदा सरकार, इसलिए क्योंकि अगर ये मुद्दे जनता की शक्ल में उभर कर आ गए तब क्या करेंगे। अगर ये मुद्दे राजनीतिक तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज और नेताओं के जरिए उठाए जा रहे हो तो यह मामला ध्वस्त किया जा सकता है, क्योंकि भारत की राजनीति में हर नेता करप्ट होता है और हर करप्ट नेता की एक फाइल तैयार अगर पीएमओ के भीतर में होगी तो फिर कौन नेता खड़ा हो पाएगा। सबको लगेगा कि कम से कम कुछ वक्त और गुजार लिया जाए, खामोश रहिए, शांत रहिए, लेकिन जनता की कोई फाइल नहीं होती है। जनता तो अपने आप में देश होता है, तो फिर उसकी फाइल तो कोई तैयार कर नहीं पाएगा। और अगर इस देश में ये परसेप्शन, ये नैरेटिव या सड़क पर जो नजारा नजर आ रहा है जिसमें गायब है जनता और उसके भीतर के सवाल भी इस दौर में गायब कर दिए गए हैं, तब क्या होगा अगर वो राजनीतिक तौर पर ऐसी परिस्थिति चुनाव के वक्त खड़ी कर दे। इस घबराहट को लेकर डर तो है, लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है, यह चुनाव ऐसा है जिसमें विपक्ष सबसे कमजोर है। एक लिहाज से कहें तो भारत की राजनीति उस शून्यता को पहली बार चुनाव के वक्त महसूस कर रही है, जहां पर जनता आंदोलन की शक्ल में नहीं है, जनता के मुद्दे राजनीतिक नारों तले दब गए हैं, विपक्ष के प्लेयर्स राजनीतिक तौर पर कोई मायने रखते नहीं हैं, और विपक्ष और सत्ता दोनों की परिस्थिति में इस दौर में मौजूदा राजनीतिक सत्ता का सबसे बड़ा चेहरा जो प्रधानमंत्री मोदी का है वही जी रहे हैं, क्योंकि उनके निशाने पर बीते 70 बरस का जिक्र बार बार होता है, लेकिन बीते 10 बरस का जिक्र जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट चलाई है उसका जिक्र गायब हो जाता है। आने वाले वक्त में जो अगले 20 साल 25 साल में क्या करना है इसका जिक्र है, लेकिन मौजूदा वक्त की परिस्थितियां गायब हो जाती है। सवाल आखिरी यही है, अगर जनता और सरकार इस परसेप्शन के आश्रय चुनाव बन पड़ा तब क्या होगा। सोचिए जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।